नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस कार्यक्रम के एकदम शुरुआत में ही ये बात स्पष्ट कर देनी बहुत जरूरी है कि कोई भी गैंगस्टर और माफिया के साथ नहीं है। जो भी बात कही जा रही है उसका ध्येय ये नहीं है कि आप किसी एक गैंगस्टर के साथ दिखें या किसी एक गैंगस्टर के साथ नहीं। अपराधी अपराधी होता है और ये जितना स्पष्ट शुरुआत में ही हो जाए, मन में, मस्तिष्क में, समाज में, सरकारों में, उतना बेहतर। पर अमूमन ऐसा होता नहीं। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ की जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में मौत हुई, अंत में जो उन्होंने अपराध किए उसकी सजा उनको मिलनी ही थी। लेकिन यह काम अदालतों का था, न्यायिक व्यवस्था का था। इसको कहते हैं इस देश में रूल ऑफ लॉ। और अगर यह रूल ऑफ लॉ नहीं पालन किया जाएगा, इस पर अमल नहीं किया जाएगा, तब कुछ ऐसी स्थिति होगी जो हमने पिछले सैटरडे को देखी कि पुलिस कस्टडी में कुछ लोगों ने आकर के कानून अपने हाथ में लिया। और जब ऐसा होता है, उसमें राजनीतिक दल अगर इस तरीके का बयान दे कि ये तो आसमानी फरमान था, जो अति है उसका तो अंत होता ही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक गैंगस्टर को खत्म करने के चक्कर में या अपराध के जगत में जिसने अपना नाम बनाया उसको खत्म करने के लिए आप एक दूसरा अपराधी तैयार कर रहे हैं। एक गैंगस्टर की काट आप दूसरे गैंगस्टर से कर रहे हैं। एक गैंगस्टर राजनीति नेक्सस को खत्म करने के लिए आप एक दूसरा गैंगस्टर राजनीति नेक्सस तैयार कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? गैंगस्टर गैंगस्टर को मारेगा, फिर उस गैंगस्टर को मारने के लिए एक और गैंगस्टर आएगा, फिर उसको मारने के लिए। इस सब के बीच में कानून का इकबाल कब स्थापित होगा? पुलिस का इकबाल कब स्थापित होगा? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? तो मुकाबला में आज यही है हमारा सवाल। खत्म हुआ या फिर शुरू राजनीति बाहुबली राज? गैंगस्टर मारने के लिए नए गैंगस्टर क्या ले रहे जन्म? ऐसे कैसे बनेगा कानून का इकबाल? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आलोक अवस्थी जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुधींद्र भदौरिया जी राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में तहसीन पूनावाला जी भी हैं राजनीतिक विश्लेषक, घनश्याम तिवारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, नवीन उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। इस शो के फॉर्मेट में शुरुआत में हम लोग सारे पैनलिस्ट को 1 मिनट का समय देते हैं अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए। डीजीपी विक्रम सिंह, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपका समय शुरू होता है अब। संकेत जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर आपने आज चर्चा रखी है। ये सभी विद्वान पैनलिस्ट क्या कहेंगे, मैं अभी पर्चा डिस्क्लोज कर देता हूं। इसकी घोर निंदा की जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे उनका आलिंगन करने से भी हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ऐसा राजनीतिक दल, जब मैं कह रहा हूं गौर से सुने, ढूंढना मुश्किल है, जिसने बाहुबलियों को बढ़ावा नहीं दिया, उनका आलिंगन नहीं किया और उनसे धनबल, बाहुबल और वोट बल प्राप्त नहीं किया। बाद में वचनम किम दरिद्रता बातों से हम कितना ही खुश कर ले, वास्तविकता किसी से छुपी नहीं है। जनता जागरूक है। और आज की तारीख में जैसा आईएएस आईपीएस के ऊपर नियम है संकेत जी कि अगर मुकदमा लिखा है तो पहले आप बाहर जाइए, मुकदमे से बेदाग जब हो जाए तब वापस आइए, वरना तब तक के लिए सरकार में रहने की जहमत न फरमाए। लेकिन बाहुबली तो क्या, वाह, कत्ल पे कत्ल करते चले जाओ, तारीख में तारीख लेते जाओ, जनता की छाती पे मूंग डलते जाओ। जी बिल्कुल। आलोक अवस्थी जी, मेरा इतना ही कहना है कि इन बाहुबलियों को, इन माफियाओं को माननीय बनाने का काम कौन सी पार्टियां कर रही हैं? एक गली का गुंडा अतीक अहमद फिरोज तांगेवाला का लड़का, जिसको माफिया बनाने में, माफिया बनाने के बाद उसको विधायक बनाने में, विधायक बनाने के बाद उसको सांसद बनाने में और उसको लगातार संरक्षण देने में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा हाथ रहा है। तो क्या ये राजनीतिक पार्टियां पीछे हटेंगी? ये नहीं हट सकती हैं, क्योंकि यह एक उनके लिए वोट बैंक का तुष्टीकरण की एक राजनीति है। हमने देखा था कि प्रदेश के अंदर दंगे होते थे तो दंगाइयों के समर्थन में ये सरकार खड़ी होती थी। आतंकवादियों के मुकदमे, आतंकवादी देश के लिए खतरा है। संकट मोचन में जो आतंकवादी विस्फोट करते हैं उनके मुकदमे वापस ले लेते हैं अखिलेश यादव जी। 18 हनुमान के भक्त मारे जाते हैं। एक आतंकवादी खालिद मुजाहिद लू लगने से मर जाता है,
42 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिख दिया जाता है। विक्रम सिंह जी साथ में पैनल में है, उनके खिलाफ, बिजलाल के खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाता है। तो ये किस तरह की तुष्टिकरण की बात होती है? तो जब तक कि आप एक वोटर को और एक अपराधी को और आतंकवादी को तुष्टिकरण की राजनीति के तहत देखेंगे तो यह कभी भी जो है राजनीति में यह चीजें नहीं जाएंगी। और समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि आज वो देश में हाशिए पर क्यों है। कारण यही है कि वो जो है तुष्टिकरण राजनीति करती है। आपका 1 मिनट का समय खत्म हुआ। तहसीन पूनावाला जी। अतीक अहमद अगर क्रिमिनल है, और क्रिमिनल है मैं मानता हूँ, उसको क्रिमिनल बनाने में समाजवादी पार्टी ने, भाजपा का हाथ है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। अगर अतीक अहमद जनवरी 2023 से गुजरात के साबरमती जेल से एक्सटॉर्शन कॉल कर रहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों प्रदेशों में, दोनों सूबों में भाजपा की सरकार है, ये बात सही है कि वो समाजवादी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। ये बात भी सही है कि फरलो पे बाहर आया न्यूक्लियर डील पर वोट उसने समाजवादी पार्टी के विप के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, भाजपा के साथ किया। लगातार वो भाजपा के संपर्क में था। अगर उसको वेपन्स पाकिस्तान से मिलता था तो एयरफोर्स, हमारा स्पेस कौन कंट्रोल करता है, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स कौन कंट्रोल करता है? भारतीय जनता पार्टी की क्या ऐसी मजबूरी थी कि अतीक अहमद को मारे? अगर इतने उसके खिलाफ सबूत थे तो क्यों उन सबूतों को उन्होंने कोर्ट में नहीं पेश किया ताकि अतीक अहमद को कोर्ट फांसी की सजा दे और देश के आवाम को पता चले? क्यों उसको आधी रात को खत्म किया? यह सवाल है, यह मूल प्रश्न है। आप कह रहे हैं क्यों खत्म किया? आपकी बात से ऐसे लगता है कि आप भाजपा और सरकार का हाथ है। तो मैं कह रहा हूं, चलिए आगे इस पर बात करेंगे क्योंकि एक गंभीर आरोप आपने लगाया। अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन आरोप आपने लगाया। सुदीन भदौरिया जी, आपका शुरुआती वक्तव्य। देखिए, मैं इसको थोड़ा और व्यापक ढंग से देखना चाहता हूं, इस पूरी विषय को। ये राजनीति का अपराधीकरण और अपराधीकरण की राजनीति, ये दोनों में बहुत एक लंबे समय से मैं विशेषकर मैं कहना चाहूँगा 70 के दशक के बाद से इनमें घालमेल होता रहा है और इसमें कोई दल अछूता नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक अमुक दल ने ही की, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों ने ज़्यादा बढ़कर इसमें हिस्सा लिया। आप मान लीजिए एनकाउंटर की बात है तो हमने तो देखा उत्तर प्रदेश के अंदर कि जब वीपी सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, छविराम का भी एनकाउंटर हुआ था। इस तरह के एनकाउंटरों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त भी बन सकती है। कुछ पुलिस कस्टडी में होते हैं, कुछ नहीं होते। कोर्ट्स के अंदर भी मर्डर हुए हैं, न्यायालय के अंदर भी मर्डर हुए हैं। और मैं ये भी कह दूं कि केवल मर्डर जो है और इस तरह के अपराधी केवल राजनेता नहीं पैदा करते। मैं पुलिस को भी लेता हूं। मैं उत्तर प्रदेश में एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था। उस लोकसभा के चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं पर उस समय की सरकार 2004 में थी। उन्होंने तमाम इस तरह के बम के केस, रेप के केस, इस प्रकार के केस लगाए और वो नाबालिग बच्चे थे, 17-18 साल के मुश्किल से। और जब मैं एसएसपी के पास गया तो मैंने कहा कि कल मान लीजिए हमारी सरकार आ जाए और हम आपके खिलाफ कर दें, तो वो मुस्कुराए, कहा कि कल हम आपकी सरकार पर कहने लगेंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर इस तरह का एक पूरा एक इंटीग्रेटेड तंत्र का हिस्सा बन जाता है, सिस्टम है ये देश के अंदर। व्यवस्था एक बन जाती है। को जब तक नहीं चेंज करेंगे तब तक कुछ सारे नहीं बदलेगा। पॉलिटिकल सिस्टम के लोग इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। और आपका ये मानना है कि ये जो पिछली सरकारों का पाप धोने का काम कर रहे हैं वो खुद इस पाप में सम्मिलित हैं? सब देखिए, ये एक बहुत बड़ा कैंसर है। इस कैंसर को रूट आउट करने के लिए एक बड़ा व्यापक सभी लोगों के द्वारा एक अभियान चलाकर एक राउंड टेबल बुलाकर एक फैसला लेने की जरूरत है। शुरुआती वक्तव्य के लिए घनश्याम तिवारी। नमस्कार संकेत जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 400 से 500 विधायक, देश के ऊपर कलंक है। विधायक और सांसद, सिटिंग विधायक और सांसद सिर्फ एक पार्टी से आते हैं जिनके अपने ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। कैसे मुकदमे? जैसे साध्वी प्रज्ञा के ऊपर हैं। तो वो पार्टी अपने आप को संतों की पार्टी बताती है। उसके सबसे सीनियर विधायक, सरकार के सीनियर मंत्री कहते हैं आसमानी फैसला था। फिर उसका एक विधायक सभा में कहता है कि योगी सरकार ने ऊपर पहुंचा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं वो बात कह रही है जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर दुष्यंत दवे ने कहा है कि दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग, या जो बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा। अब सवाल ये है कि ये सरकार जिसने 10,000 एनकाउंटर किए हों लेकिन एक गोली न चला पाई हो उस 18 राउंड की फायरिंग में, महाराज लवलेश तिवारी बजरंग दल से आते हों, खुद लिखा है उन्होंने, ये सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों किया जिसके ऊपर ऐसे आरोप लगे? ये इसलिए लिया क्योंकि जैसे आज के अखबार में है कि हमारे जवान शहीद हुए जम्मू में,
इस सरकार के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे। वो आरोप लगे प्रधानमंत्री के ऊपर कि उन्होंने पुलवामा में जो भारतीय जनता पार्टी 10,000 करोड़ खर्च कर देती है अपने अभियानों में, जहाज छुटभैया नेताओं को भी दे देती है, सीआरपीएफ जहाज मांगता रहा, सरकार ने जहाज नहीं दिए। तो इस तरह के आरोपों का हेडलाइन मैनेजमेंट करना जरूरी था, वरना भारतीय जनता पार्टी तो बाबू बजरंगी की पार्टी हो गई है, माया कोदनानी की पार्टी हो गई है। जो पार्टी का राष्ट्रवाद खोखला हो गया हो, जो पार्टी का सबका साथ सबका विकास का चेहरा ब्रांड एम्बेसडर बाबू बजरंगी बन गया हो, आपका शुरुआती वक्त ऐसा ही आरोप का लगा वक्त खत्म हो गया। वापस आऊंगा आपके पास। नवीन उपाध्याय जी, देखिए, इनकाउंटर किसी भी तरह के इनकाउंटर हो, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा था, आई थिंक कि अनफॉर्चुनेट होगा किसी भी इनकाउंटर को सपोर्ट करना, क्योंकि द रूल ऑफ लॉ को हम लोग मान के चलते हैं कि देन वी एक्सेप्ट कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। और जो लोग इनकाउंटर पर ताली बजा रहे हैं, उनसे मुझे हमसे एक ही चीज पूछना है कि वेयर डज इट स्टॉप, कि किसका इनकाउंटर सही है और किसका गलत है। क्या एक क्रिमिनल है उसका इनकाउंटर सही है, और एक व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है जो देश को लूट रहा है, जिसके कारण हजारों लोग भूखे मर रहे हैं, क्या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जिसके कारण एक ब्रिज कोलैप्स कर जाता है, एक ऐसा पॉलिटिकल नेक्सस जहां पर लोग लूट रहे हैं, क्या उनका इनकाउंटर सही है? तब तो अगर अतीक अहमद का इनकाउंटर सही है, तो क्या एक जर्नलिस्ट वो करप्ट है, क्या इसका भी इनकाउंटर कर दीजिए? क्या एक जुडिशरी में जो लोग करप्ट हैं, तो पूरा सिस्टम को तब तो हम लोगों को एनहिलेट कर देना पड़ेगा, इस पूरे सिस्टम को, एंड देन इट विल लीड टू एनार्की। तो मेरा मानना है कि देखिए, एक बात मान के चलिए, केवल जाकर इलेक्शन को देख लीजिए कि एक इलेक्शन में ईमानदारी से अगर कोई भी एमपी से पूछिए, और स्पेशली वो सदर्न स्टेट में लड़ रहा है, तो इसको 20 से 25 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं। वो पैसे कहां से आते हैं? वो कोई कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है जो फ्लरिश कर रहा है किसी क्रिमिनल के प्रोटेक्शन में। तो ये सब करप्शन को जन्म देता है, जिसकी वजह से जाने जाती हैं, और ये भी एक अपने तरीके का आतंक है, ये आपका कहना है जी। एक सेकंड, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मुकाबला का दूसरा भाग शुरू करेंगे, और ये जो हमने अभी बात किया है शुरुआती टिप्पणी में, इसको, इस वक्तव्य को और आगे लेकर के जाएंगे। और मैं मूल प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दूं, आप एक गैंगस्टर को खत्म करने के लिए अगर ताली बजाएंगे एक दूसरे गैंगस्टर के कार्य पर, तो ये कहां तक सही है? क्या ये सही है? और पुलिस का और प्रशासन का इकबाल इस सब के बीच में कहां जाएगा? मुकाबला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं एक बार सवाल फिर से दोहरा दूं कि अगर गैंगस्टर को और नए गैंगस्टर मारेंगे और गैंगस्टर ही गैंगस्टर से निपटेगा और इंसाफ दिलाएगा और सरकार ताली पीटेगी और वाहवाही होगी, तो ऐसे में कानून का इकबाल कैसे स्थापित होगा? पुलिस का राज कैसे स्थापित होगा? रूल ऑफ लॉ कैसे स्थापित होगा? डीजीपी विक्रम सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये एनकाउंटर हो जाना और उसके बाद फिर पुलिस कस्टडी में मौत हो जाना, उसके बाद प्रशासन और सरकार के लोगों का इसको आसमानी फरमान बताना, और उसके बाद फिर इसको सही और जायज ठहराना, आपको लगता है कि ये एक सभ्य समाज और एक सरकार के लिए और उस प्रदेश में रह रहे लोगों के लिए एक बहुत ही खतरे की बात है? गैंगस्टर गैंगस्टर को मारेगा तो फिर सरकार क्या करेगी? संकेत जी, बहुत माकूल सवाल किया है आपने, और आप वाहिद इकलौते एक वरिष्ठ पत्रकार है जिन्होंने कहा एनकाउंटर हुआ। लोग कहते हैं इनकाउंटर किया। इतने विद्वान लोग ये कैसे कह सकते हैं कि इनकाउंटर किया? इनकाउंटर होता है, किया नहीं जाता है। आपने बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, और भी बड़े अधिवक्ता ने कहा कि इनकाउंटर राज, इनकाउंटर कोई मनमाने तरीके से नहीं होता था। एक उसमें त्रुटि हो जाए संकेत जी, एक ही कदम उठाता गलत राह शौक पर, जिंदगी तमाम उम्र मुझको ढूंढती रह गई। फांसी की सजा से लेके आजीवन कारावास तक की सजा है, ये कोई तफरी की बात नहीं है। एनकाउंटर होते हैं धारा 96 से लेके धारा 106 आईपीसी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन 46 एंड सेक्शन 60 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इसमें जो कानून की परिधि के अंदर हम कर रहे हैं, अगर अधिवक्ता महोदय को लगता है कि हमने कानून की परिधि की लक्ष्मण रेखा को पार किया, तो हमारे खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा दें, जो कि लिखाया जा चुका है। आप उसकी विवेचना करा दें सीबीआई से, कराया जा चुका है। लेकिन जब उसमें सच्चाई नहीं आती है, तो कम से कम जो जायज एनकाउंटर है, वर्तमान 183 एनकाउंटर में 13 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं, उनके बारे में कह दें तो क्या वो सेल्फ गोल किया था उन्होंने, या खुद को गोली मार ली थी दौरान इनकाउंटर?
एनकाउंटर के बाद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, विवेचना होती है और सब जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद उनका अनुमोदन होता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो जाती है। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस हैं फर्जी इनकाउंटर को लेके। अब हम बात आते हैं, पुलिस कस्टडी में मौत एक बहुत ही भयावह कृत्य है। गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट्स रूल्स में इसका प्राविधान है, जो कि जितने भी पुलिसकर्मी वहां ड्यूटी पे थे उनका निलंबन, उनके विरुद्ध एक अपराध पंजीकृत होगा, जो कि वर्तमान में जो 17 पुलिसकर्मी थे वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई संकेजी नहीं, जो कि आपत्तिजनक है और रूल्स के विपरीत है। नंबर 3, अगर कोई कहता कि आसमानी फरमान है, मैं इसकी सख्त निंदा करता हूं, लेकिन मैं इसकी भी निंदा करता हूं कि अतीक और अशरफ ऐसे थर्ड क्लास, हालांकि मृत आदमी के बारे में बोला नहीं, माफिया के लिए उसको राष्ट्रीय अलंकार और उसकी कब्र पर राष्ट्रीय झंडा अगर लगाया जाए, मुझे सख्त गुरेज है और आपत्ति है। जी बिल्कुल नहीं, दोनों ही चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पर सवाल इंसाफ का है। और घनश्याम तिवारी, तहसीन पूनावाला और आलोक जी, एक एक करके मैं आपके पास आना चाहता हूं। घनश्याम जी, आप मुझे ये बताइए, एक के बाद एक बहुत सारे पुलिस अफसर, नैनी जेल के जेलर, एक पुराने डिप्टी एसपी, कोई मुख्तार अंसारी से प्रताड़ित, कोई अतीक अहमद से प्रताड़ित, सब लोग आकर के उस समय का जो राजनीति और माफियाओं का जो गठजोड़ था, जो नेक्सस था, उसके बारे में आकर के बयान दे रहे हैं। तो ये कहना कि अभी भी वही हो रहा है, संभवतः आप सही कह रहे होंगे, लेकिन उसकी पराकाष्ठा के बारे में जो बात हो रही है, क्या वो बात करना गलत है? नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी इस तरह की बात जनता के मन को मजबूत करती है कि अपराधियों को राजनीति में आने से रोकना है। लेकिन अगर वो बात इस दायरे में की जाए कि एक संतों की पार्टी है जिसने 400 से 500 ऐसे सिटिंग विधायक और सांसद अभी हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, जिसका विधायक मंच पे खड़े होकर के कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन ब्रजेश सिंह हमें 51 लाख रुपए चंदा देता है, जनता 40, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जिसका दूसरा विधायक कहता है योगी सरकार ने ऊपर पहुंचा दिया। आदरणीय विक्रम सिंह जी जो कह रहे थे, उस परिप्रेक्ष्य में ये थियोरेटिकल बातें लगती हैं। इसलिए थियोरेटिकल बातें लगती हैं कि विधायक कह रहा है कि ऊपर पहुंचा दिया, वित्त मंत्री कह रहा है आसमानी फैसला, और सरकार के ऊपर आरोप। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद खोखला है, जो कि पुलवामा में सत्यपाल मलिक की बात से सामने आया है कि पार्टी सीआरपीएफ के जवानों को जहाज भी नहीं दे पाती, जिस तरीके से इनका सबका साथ सबका विकास खोखला है, आज इसका ब्रांड एम्बेसडर बाबू बजरंगी बन गया है, उसी तरीके से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का इनका दावा खोखला है। ये मुक्त अपराध उत्तर प्रदेश बनाना चाहिए। ठीक है, एक राइट टू रिप्लाई दे दें। आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए 12 ऐसे सवाल यहां एनडीटीवी पर हम लोगों ने उठाए इस अतीक अहमद और अशरफ को जिस तरीके से गोली मारी गई उस पर, उसमें से कुछ सवाल मैं आपके सामने रख दूं जिनका इतने दिन हो गए हैं अभी तक जवाब नहीं मिला है। इतने गरीब घर के लोग, उसमें से कुछ अनपढ़, उन्होंने इतनी बड़ी एक पूरी रणनीति बना ली, वो पत्रकार बनने की ट्रेनिंग ले लिए, उन्होंने आई कार्ड खरीद लिया, कैमरा खरीद लिया, माइक खरीद लिया, रिपोर्टरों की तरह घुल मिल गए। उसके बाद जिगाना पिस्टल खरीद ली जो कि 7 लाख रुपए की पिस्टल होती है, और वो बिल्कुल वहां करीब में चले गए। जब पुलिस रिक्रिएट कर रही थी सीन, तो वहां ज्यादा पुलिस वाले थे उस दिन के बजाय जब अतीक और अशरफ वहां पर थे। ऐसे में ये सारे सवाल अभी तक उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आए। तो सवाल और शक के घेरे में प्रशासन क्यों ना आए? संकेत जी, जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई है, यह चिंताजनक है, हम इसके पक्ष में नहीं है। आप फाइनेंस मिनिस्टर आसमानी फरमान बता रहे हैं। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि अभी बहुत प्रीमेच्योर आपका सवाल है कि जो स्टोरी अभी आ रही है या मीडिया दे रहा है, अभी पुलिस की तरफ से कोई ऐसा बयान आया नहीं है। सरकार इसमें बहुत ज़्यादा जो है चाहती है कि इसका सामने निकल के आए। एक न्यायिक आयोग हमने बनाया है, रिटायर्ड जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, और साथ ही साथ हमने 2 एसआईटी गठित करी हैं, एक इस केस की विवेचना के लिए और दूसरी एसआईटी गठित की है, एडीजी रैंक के ऑफिसर हैं उसमें, जो इस केस की विवेचना पर नजर रखेंगे और कोर्ट में मामला ठीक से प्रस्तुत हो उस पर करेंगे। तो सरकार अपना काम कर रही है। आपको लगता है इस विवेचना में ये जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं ये सब भी सामने आने चाहिए कि अगर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट मिलता है या राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट मिलता है, ये जांच के दायरे में आएगा या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से जांच कमेटी जब बनती है तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई होती है, उन पर कार्रवाई होगी। अभी भी 5 पुलिस के थाने के लोग जो सस्पेंड कर दिए गए हैं और एक सीओ का ट्रांसफर कर दिया क्या इतना काफी? प्राथमिक रूप से नहीं, अभी तो फाइंडिंग आने दीजिए ना। अभी से एकदम से जो है, अभी जब फाइंडिंग नहीं आती है जांच रिपोर्ट की, अभी हम सरकार क्या कार्रवाई कर दे? मेरा सवाल, मैं मूल प्रश्न पे वापस जाना चाहता हूं। सुदीन भदौरिया जी और तहसीन पूनावाला एक एक करके। ठीक है, मेरा मूल प्रश्न ये है कि आप ऐसे खत्म करेंगे गुंडा राज? संकेत जी, मेरा ये भी कहना है 3 गुंडे और जन्म ले लें, फिर उनको मारने के लिए 5 और आ जाएं।
यह परिपाटी बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस अपराधी के ऊपर 220 से अधिक मुकदमे थे। 120 मुकदमे खाली इसलिए छूट गए कोई गवाही देने नहीं गया, गवाहों को मार दिया गया, राजनीतिक संरक्षण इस पार्टियों के द्वारा दिया गया। कोई डिनाई नहीं कर रहा आलोक जी, लेकिन मेरा यह कहना है कि इन 3 लोगों का जिन्होंने अतीक और अशरफ को मारा, उनका महिमा मंडन, ये कहना कि आसमानी फरमान, क्या ये सही है? और जो अखिलेश यादव कह रहे भाईचारा खत्म हो गया है, किस तरह का भाईचारा खत्म हो गया? उमेश पाल के हत्यारे का इनकाउंटर होता है, जो पुलिस पे गोली चला रहा होता है, जिसने 2 पुलिस के गए गार्ड को और उमेश पाल को मारा होता है, उसके किसी भी अपराधी का समर्थन सही नहीं। उसके एनकाउंटर पे समाजवादी पार्टी जवाब देना चाहिए। कौन सा भाईचारा खत्म हो गया? मेरा यही सवाल है सुदीन जी, मैं आपसे जाना, मेरा यही सवाल है कि एक दूसरे के संरक्षण में तथाकथित रूप से उनके संरक्षण में जो लोग थे उनके बारे में बात करेगा, दूसरा उनके बारे में बात करेगा, लेकिन जिसको जब मौका मिलेगा, अब जैसे मैं बीएसपी की अगर आपसे बात करूं, इनमें से ये जो दोनों लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, खासतौर से मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी, आप देखिए, या अतीक अहमद की जो वाइफ हैं शाइस्ता, इन सब लोगों का बीएसपी से भी नाता रहा है। कभी बीएसपी कहती है कि नहीं हम गुंडों को टिकट नहीं देंगे, फिर उनको रॉबिन हुड बुला करके टिकट दे देती हैं, फिर टिकट नहीं देंगे। तो ये क्या हो क्या रहा है? ये एक्सपेरिमेंट्स ही तो हैं। इसका तो जवाब मैंने शुरुआती जब मेरा कमेंट था, मैंने कहा कि ये सिस्टम रॉट कर रहा है। पर मैं एक चीज़ और एक जुमले के साथ कहना चाहूँगा कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आप पूरे सिस्टम में इस तरह के लोगों को बढ़ा रहे हैं जो अपराधीकरण कर रहे हैं राजनीति का, और ये एक सिस्टम में धन उगाही का सिस्टम बन गया है, वो वोट को बूथ को लूटने का सिस्टम बन गया है, और उससे अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बढ़ाने का सिस्टम बन गया है। ये अब डेमोक्रेसी का वो सिस्टम नहीं है कि जिसमें जनमत की हम राय शुमारी कर रहे हो या जानकारी ले रहे हो। तो ये जब होगा तो आप मुझसे कह रहे हैं, आप ये बताइए, इलाहाबाद में यही अतीक हमारे विधायक थे, 2005 में उसको रगेद के राजू पाल का मर्डर किया अतीक ने। किस पार्टी के थे और उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई? जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी 2007 में, तब उसके खिलाफ एफआईआर होती है। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये अपराधी इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अपराधी हैं तो उनके परिवार के सब लोग भी अपराधी हो गए। मैं ये चाहूंगा कि अगर अपराध किया है तो उनके खिलाफ चाहे किसी की भी सरकार हो, और उसमें हमें ये जरूर नजरिया अपनाना पड़ेगा कि हम अपने अपराधी को तो हम कह दें कि अच्छा है, वो अपराधी तो नहीं, वो सिविल लिबर्टीज का वो एक बहुत बड़ा पैरोकार है। और अगर दूसरे का अपराधी है तो उसके लिए एनकाउंटर हो। बिल्कुल। मैं नवीन जी आपके पास और फिर आपके पास आता हूं। नवीन जी देखिए, क्या ये अभी प्रक्रिया ये बंद हो गई है? राजनीतिक संरक्षण से पल रहे और पोषित माफिया, क्योंकि ये शब्द मुख्यमंत्री ने प्रयोग किए थे अतीक अहमद के लिए, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आज की ये सरकार ये दावा कर सकती है कि कोई भी ऐसा पोषित माफिया नहीं है? क्योंकि अगर नहीं है तो हमको तुरंत जिन 3 लोगों ने अतीक अहमद का खून किया, गोली चलाई, उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है ये पता करने में जुट जाना चाहिए। क्योंकि आप इतनी बड़ी हत्या, 3, एक हमीरपुर से, एक कासगंज से, एक बांदा से, 3 लोग ऐसे ही ये रणनीति नहीं बना सकते। अरे वो रिपोर्टर बनने की ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिगाना बंदूक चलाने की ट्रेनिंग उन्होंने ली होगी। तो ये किसने बनाया है? मास्टरमाइंड कौन था? तो हमें पता होना चाहिए मास्टरमाइंड राजनीतिक संरक्षण के बिना क्या चल भी सकता है या नहीं। देखिए, बहुत सीरियस इशू आप जैसा पॉइंट आउट आपने किया भी कि देखिए जो पिस्तौल ये यूज किए हैं 7 लाख रुपए ईच, वो गरीब आदमी कहाँ से आएगा? ये मच बिगर अतीक की हत्या से बड़ी ये जो कॉन्स्पिरेसी है, वो हत्या तो हो गई, बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानना कि किन लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया है। क्योंकि जिन लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया है वो हमारा मानना है कि वो दे आर बिगर माफिया देन अतीक अहमद। क्योंकि अगर पुलिस की कस्टडी में हत्या हो जाती है और मंत्री इसको ताली बजा रहे हैं, लोग कह रहे हैं क्या ये बिना राजनीतिक संरक्षण के मुमकिन है? मेरे अनुसार राजनीतिक संरक्षण के बिना देखिए ये नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए कारण है, ये हम नहीं जानते किस पार्टी का संरक्षण है और किसका है। पुलिस या कहीं ना कहीं तो इसको प्रोटेक्शन है, क्योंकि अतीक अहमद न्यू ए लॉट ऑफ थिंग्स। ये सारे लोग जानते हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड ही हैड क्रॉस पार्टी कनेक्शन। तो क्या ये
एफर्ट है कि साइलेंस करा दिया चुप जाए, करा दिया जाए। करा दिया जाए। आपकी जो ऑडियंस है बहुत स्मार्ट है, वो खुद जज कर लेगी। 7 लाख की तुर्की की पिस्टल जो उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल नहीं होती है, ये पाकिस्तान से आई है। बॉर्डर कौन कंट्रोल करता है? ड्रोन द्वारा आई है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा। कौन एयर स्पेस कंट्रोल करता है? दूसरी चीज देखिए, शूटिंग में आप हर शूटिंग में हर गन का अलग रिकॉइल होता है। ये जो शूटर्स थे प्रोफेशनली ट्रेन थे। अगर आप इस शूटिंग की वीडियो देखें, जब ये अतीक अहमद को और उसके भाई को शूट करते, इनका हाथ नहीं हिलता। आप किसी को थप्पड़ मार लो, आपका हाथ हिलेगा, आपका गर्दन हिल जाएगा। इनका गर्दन बिल्कुल स्टिफ है, इनका पैर बिल्कुल ग्राउंडेड है। तो आपका ये मानना है कि इनको ट्रेनिंग प्राप्त किया है गया है कई दिनों बंदूक चलाने में? इस बंदूक चलाने में, इस टाइप की बंदूक सर, बंदूक में अलग अलग रिकॉइल होता है। इस बंदूक में रिकॉइल मतलब समझा दे भैया, हमारा कोई वास्ता नहीं। बंदूक ये मतलब इसका बंदूक मतलब क्या मैं हुआ? आपको सिंपल लैंग्वेज में, आप फायर करो, रिएक्शन होता है, आपका हाथ हिलेगा, आपका गर्दन हिलेगा, क्योंकि इजी नहीं होता है। ये प्रोफेशनली शूट किया गया, अलग अलग एंगल से शूट करते, पैर ग्राउंडेड है, गर्दन इनकी बिल्कुल स्टिफ है, शूट कर रहे हैं, कोई नहीं। अब आते हैं पुलिस। अब सवाल आता है 10:30 बजे मेडिकल, ये कौन सा मेडिकल 10:30 बजे होता है? चलो मेडिकल हो गया, मान लो आपको 10:30 बजे मेडिकल करना था, आपने वो गाड़ी अंदर अस्पताल के गेट के अंदर क्यों नहीं ले गए? गाड़ी अपनी दूर रखी। इसके बाद आपको पता था इन पर थ्रेट था, इनको अपनी सिटिंग डक बनाकर आप चलाए वहां पर। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 3 लोग जो अलग अलग जिलों से आते हैं, उनको प्रयागराज से कोई लेना देना नहीं, उन्हें कैसे पता पुलिस वहां आ रही है? आपने जो सवाल पूछा, माइक, बूम माइक लेकर, आईडी लेकर वहां पहुंच गए, पुलिस मीडिया के अंदर घुल मिल के। अगला सवाल, आप जब उस वीडियो को देखेंगे, जब शूट कर रहे अतीक अहमद को, एक पुलिस वाला पीछे एक हत्यारे के, ये वो उत्तर प्रदेश पुलिस है जो 1 सेकंड में एनकाउंटर कर देती है, 1 सेकंड में शूट बैक करती है। आपने उसको पकड़ा तक नहीं, और फिर कैमरा पे ये अपनी बंदूक आता हूं नीचे आलोक जी, रखते आता हैं, हूं। और फिर कैमरा बिल्कुल पर- दूंगा, बिल्कुल समझ। और फिर कैमरा पे अपनी बंदूक रखते, सरेंडर कर देते। इनके पैर तक पर गोली नहीं मारी, पैर तक पर नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं, कौन से रास्ते के साबरमती जेल से जनवरी 2023 में जो एक्सटॉर्शन कॉल कर रहा है? साबरमती जेल तो अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, मायावती जी तो नहीं चलाती, ये तो नहीं चलाते, ये कैसे वहां से कॉल कर रहा था? तहसीन पूनावाला साहब ने जो बातें कही, हमें लगता है कि आपकी ट्रेनिंग लगता है गन रूम में हुई है किसी बहुत एक्सपर्ट आर्मरर से, और आप जेम्स आर्न जर्नल बहुत पढ़ते हैं लगता है। बहरहाल रिकॉल की बात आपने कही, बिल्कुल सही मुनासिब बात। जो गैस ऑपरेटेड वेपन्स है उसका रिकॉल और झटका लगता है। और आपने जगह ट्रेनिंग ली है बैटल क्राउच पोजीशन की, इसको कहते हैं बैटल क्राउच, और जिसको कहते हैं हमारे पैम्फलेट में दुरुस्त शिस्त के कायदे। ये उर्दू के पैम्फलेट्स होते हैं, और दुरुस्त शिस्त के कायदे के जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब उन्होंने दिखाया वहां पे। इनकी बॉडी परफेक्शन, जिस तरीके से एम लिया, इसको कहते हैं इंस्टिंक्टिव फायर। एक होती है निशाना लेके दुरुस्त, और एक होती है इंस्टिंक्टिव उंगली दिखा करके यो इंस्टिंक्टिव फायर किया है। जाहिर इन सब ने 100 राउंड चलाए हैं, एक राउंड की कीमत 500 रुपए। सवाल तो है ही, इसके जवाब तो ढूंढने ही पड़ेंगे, ये कहां से आ गए। लेकिन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के खोखे का मिलना और इस तरीके का, और इसमें जो भी संलिप्त है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुन्ना बजरंगी की हत्या भी यहां के जेल में, और ये कोई ऐसी नई घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब शातिर बदमाशों की हत्या बदमाशों ने की थी। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये 3 बीपीएल के लड़के, ये अविश्वसनीय है कि जिगाना पिस्टल इनके पास आए। आलोक अवस्थी जी, अब आपका राइट टू रिप्लाई। इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर आज सही हुआ है वो योगी आदित्यनाथ जी की देन है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है 6 वर्षों में, योगी आदित्यनाथ जी की देन है। एक भी आतंकवादी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होने दी है हमने, ये योगी आदित्यनाथ जी की देन है। आज 10,900 से अधिक अगर क्रैकडाउन ऑपरेशंस हुए हैं तो ये योगी आदित्यनाथ सरकार की विल पावर थी कि इन अपराधियों के खिलाफ, जिनके खिलाफ कोई दल जो है कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता था, हमने कार्रवाई करी है। पूछिए इनसे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, आज बैठे हैं और कांग्रेस भी इसमें सम्मिलित मैं करता हूं, कि कांग्रेस पहले ये जवाब दे दे कि मुख्तार अंसारी जैसा कुख्यात अपराधी को प्रियंका वाड्रा ले गई थी पंजाब की जेल में, या वहां की सरकार, पंजाब सरकार ले गई थी, क्यों ले गई थी? 2 साल तक 48 वारंट इशू करने के बावजूद उसको जो है नहीं भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट पर से जाकर के हमको उसको लाना पड़ा, और कांग्रेस ने पूरी उसको जो है वहां पे रखने का संरक्षण दिया था। और आप सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार है, उसने भी साफ साफ इस बात को आरोप लगाया है, विधानसभा के अंदर कहा है कि कांग्रेस के जो जेल मंत्री थे और कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने उसको रखा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं संकेत जी, मुख्तार अंसारी के एक LMG लखनऊ के अंदर पकड़ी जाती है, एक बड़ा अपराधी जिसको राजनीतिक चोला पहनाया है समाजवादी पार्टी ने, उस लाइट मशीन गन को पकड़ने के बाद इतना दबाव तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा डाला जाता है समाजवादी पार्टी के कि उस डिप्टी एसपी को इस्तीफा देना पड़ जाता है। वो कौन से कारण थे ऐसे संरक्षण देने के कि मुख्तार अंसारी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है? हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाली सरकार है। हमारी सरकार में ही 42 साल से मुकदमे चल रहे हैं अतीक अहमद के ऊपर, आजीवन कारावास सजा हमारी सरकार नहीं कराई है।
ये जो मुख्तार अंसारी है बड़ा गैंगस्टर है, इसके खिलाफ भी 2 मुकदमे में सजा कराने वाली भाजपा सरकार है। और एक विजय मिश्रा करके इनका समाजवादी पार्टी का एमएलए, कई बार का एमएलए, कुख्यात अपराधी है, उसके खिलाफ भी सरकार सजा कराने का काम हमने किया है। तो हमारी मंशा साफ है, हम अपराधियों को समझौता नहीं करेंगे। आप अपराधियों से समझौता नहीं करते, तो आज आप यहां पर इस कार्यक्रम में एक वादा कर दीजिए, वादा ये कर दीजिए कि जिस भी तरीके का राजनीतिक संरक्षण अगर मिला, क्योंकि उसके बिना इस तरीके का प्रशिक्षण नहीं हो सकता, यहां आप सब लोग यही चीज बोल रहे हैं कि ये ऐसी ट्रेनिंग ले ही नहीं सकते, गरीब करके लोग कहां से लाएंगे इतना पैसा और प्रशिक्षण कैसे। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्या आप आज इस कार्यक्रम में वादा कर सकते हैं कि अगर इस मामले की पूरी जांच निकली कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को, या इनको किसी तरीके से मौजूदा सरकार का कोई अंग प्रशिक्षण दे रहा था या सुविधा पहुंचा रहा था, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। इसीलिए हमने न्यायिक आयोग जांच की गठन किया है। हाईकोर्ट जस्टिस सभी देखेंगे कौन पुलिसकर्मी दोषी है, कौन राजनीतिक संरक्षण है, इन अपराधियों की ट्रेनिंग कहां से हुई है। साथ ही साथ जो आपराधिक अन्वेषण हो रहा है वो भी एक आईपीएस ऑफिसर की लीडिंग में हो रहा है, और उसके ऊपर एडीजी रैंक ऑफिसर उसका जो है, ठीक है, एक एक करके तहसील और उसके बाद घनश्याम तिवारी। एक ही लाइन। मान्यवर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगे नहीं हुए, ये बात माननीय आदित्यनाथ जी ने भी कही। एनसीआरबी की डेटा बताती है पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 35,000 दंगे हुए। सर एक सेकंड सर, आई रिक्वेस्ट, मुझे यहाँ बीच में आना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, मैं अपनी बात रखूं। सुनिए, यहाँ पर तथ्य की बात रखते हैं, और क्योंकि मुझे इस मामले, एक सेकंड तहसीन, मुझे इस मामले का इल्म है, तो मैं आपको बता दूं, एनसीआरबी का डेटा मैंने देखा है 35,000। मेरे ख्याल से जो वो बोल रहे हैं वो है सांप्रदायिक दंगों की बात, जो कि पिछले 3 साल में एक हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमने आंकड़ों का अच्छे से देखा है। आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं सारे दंगों की। दंगे भी कई तरीके के दंगों की बात कर रहा हूं। दंगों में भी फर्क हो गया। सांप्रदायिक दंगे अलग होते हैं भाई। मैं तो एनसीआरबी रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। इनका परिवारवाद, दंगाइयों ने तो पुलिस की मोबाइल वैन फूंक दी थी, हमने उनकी फोटो लगाई, हमने उनका इश्तिहार छपवाया, उनकी संपत्ति अब वो अपनी बात कर रहे हैं, अब वो अपनी बात रख रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। झूठ बोल रहे हैं आप। अब क्यों चिल्ला रहे हैं आप? शांति से बोलिए। अरे ये बता दीजिए ना, पंजाब क्यों जेल में गए थे? मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में क्यों गए? मैं बात नहीं करूंगा, मैं छोड़ देता हूं। सुन तो लीजिए। अच्छा बोलिए, अपनी, आपने मुझे बुलाया, बोलिए बोलिए। नहीं, एक एनसीआरबी की डेटा बताता है 35,000 दंगे हुए। अब कौन से दंगे हुए ये बात पे अब उनको आर्ग्यू करना है, आर्ग्यू करें। 35,000 दंगे हुए। एनसीआरबी डाटा घर में छाप रहे हैं सर, ये ऐसा नहीं होता। डाटा है, सर, ये ऐसा नहीं होता है। आप प्लीज दूसरी बात, यहाँ पर देखिए मेरे पास वक्त कम है। ऐसे नहीं होता, मेरा चांस था ना सर। कम है, आगे आपकी एक बात हो गई, मैं आगे, मैंने वो राइडर भी लगा में बोल रहे हैं। दूसरी बात, एनसीआरबी का डेटा बताता है सबसे अधिक मर्डर्स किसी प्रदेश में होते हैं, उत्तर प्रदेश के होते हैं। परसों के दिन एक लड़की को शूट किया गया, परसों के दिन, नियति लड़की को। ये वो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है, संकेत जी आप थे, उन्होंने कहा वो जो हाथरस की लड़की जिसका गैंग रेप हुआ था, डाइंग डिक्लेरेशन, वो झूठ है। सीबीआई ने उसको ओवरटर्न किया। क्या एक्शन हुआ उस आईपीएस ऑफिसर पे? कुछ नहीं हुआ। आज भी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है। प्लीज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की चिंता का विषय है, और उस पर हमें बातचीत करना चाहिए। चिल्लाने से बात मैं अपने आप को सिर्फ गैंगस्टर बनाम गैंगस्टर लड़ाई और इस तरीके से कैसे कानून का इकबाल खत्म बनेगा या खत्म हो जाएगा, उसके बारे में मैं अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं। घनश्याम तिवारी, उसके बाद सुदीन भदौरिया। देखिए, ये कह रहे थे दंगे, देश में इससे बड़ा दंगा तो कोई नहीं होगा। और मुझे लगता है कि बाबू बजरंगी, जिसने कैमरे में कबूल किया कि उसने एक गर्भवती महिला को तलवार मारी और उसके भ्रूण को निकाला, बच्चे को निकाला और त्रिशूल पे रख करके उसने नारे लगाए, इस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संरक्षण दिया। आज ये भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का मैस्कॉट है। और माया कोदनानी, ये अखबार कहता है, माया कोदनानी के एलिबाई किसने दी? अमित शाह ने। जहां पर समूचा साम्राज्य, राज्य नहीं साम्राज्य, बिल्किस बानो, सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि हम बता रहे हैं, सरकार कोर्ट छोड़ चुकी हो, जिन अपराधियों को कोर्ट छोड़ चुकी हो, कोर्ट से बड़ा कौन हो जाता है? हम आपको समाजवादी पार्टी घिरी पड़ी है समय अपराधियों से। समाजवादी पार्टी का जवाब नहीं है। अखिलेश यादव आतंकवादियों को समर्थन करते हैं। एक करके इनसे पूछिए ये कहां जा रहे हैं? बात चर्चा आप यूपी की कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और जिस बात चर्चा कर रहे कोर्ट छोड़ चुका है। आलोक जी एक सेकंड, कोर्ट से बड़ा कौन वो जो है, वो बात कोर्ट से ऊपर कौन है? वो आपकी बात सही है, कोर्ट ने बरी किया है, लेकिन आगे भी कोर्ट में जाने की एक बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भारतीय जनता पार्टी के एम्बेसडर चलिए हैं। इस वक्त बाबू बजरंगी इसके हैं और प्रधानमंत्री स्वयं आपकी बात इनके अपनी खोखले जगह, राष्ट्रवाद के एम्बेसडर हैं। हम अभी बात कर रहे हैं ये उससे जुड़ा हुआ है गैंगस्टर क्योंकि बनाम गैंगस्टर। इसीलिए क्योंकि अगर स्टेट एक गैंग के रूप में ऑपरेट करने लगता है, जहां ठीक पे है, इनका सुनील विधायक कहने भदौरिया लगता जी, है last word। कि हमने ऊपर मेरे नीचा पास वक्त पहुंचा एकदम दिया, खत्म हो तो गया। स्टेट कभी जांच नहीं कर भदौरिया सकती। जी को आखिरी ये बड़ी अफसोस की बात है, जैसा आपने कहा ये गैंगस्टर बनाम गैंगस्टर चल रहा है। इस देश के अंदर तंदूर कांड भी हुआ है, इस देश के अंदर पॉलिटिकल लोग भी उसमें हिस्सा ले चुके हैं, इस देश के अंदर निर्भय गुजर जैसे भयंकर अपराधी को पाला गया और वो पुलिस की एस्कॉर्ट जीप में घूम के बूथ कैप्चर करता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब तक हम लोग इस नज़रिए को नहीं छोड़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि ये जो जिगाना वाटरगेट ज़रूर कोई न कोई व्यक्ति और कोई समूह इसको ज़रूर सामने लाए, तभी इस पूरे के पूरे सिस्टम की क्लेंजिंग हो सकती है। अगर जिगाना वाटरगेट नहीं हुआ तो फिर इस देश के अंदर मैं ये समझता हूं कि ये अपराध धीरे धीरे जो कैंसर बन चुका है ये हमारी और ज्यादा खोखला फैलता कर चला देगा जाएगा। हमारे जी सिस्टम बिल्कुल, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आलोक जी 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड में बात करूंगा 10 संकेत जी, सेकंड। जो कि उससे एनसीआरबी के ज्यादा आंकड़े नहीं। की बहुत बारी बातें हुई हैं। हमारी सरकार के समय में डकैती में 80% की कमी आई है, लूट में 61% कमी आई है, रोड होल्डअप में 100% की कमी आई है, हत्या में 32% कमी आई है, बलवा में 51% कमी आई है, और ये बलात्कार में सारे 21% आंकड़े कमी आई है। आप या- मुहैया करा रहे हैं, इसकी जांच हम करेंगे, या जरूर करिएगा। देख लेंगे। और ये इनके जवाब सवाल पूछिएगा 35,000 दंगे कौन से कहां से हो गए, सपने में देख रहे हैं क्या? सपने में देख रहे हैं क्या? मुझे किस साल का डेटा एक देख रहे हैं? सेकंड, इन 2017 से आंकड़ों- 2021 ये आंकड़े कितने सही हैं, कितने 2017 से गलत, 2021 ये हम लोगों को रिसर्च कर लेने गूगल कर दीजिए, दीजिए। अभी इस पर बहस न कीजिए। NCRB का डेटा बहुत public बहुत है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहस में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा। पुलिस कस्टडी में मौत एक बहुत ही भयावह कृत्य है। गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट्स रूल्स में इसका प्राविधान है, जो कि जितने भी पुलिसकर्मी वहां ड्यूटी पे थे उनका निलंबन, उनके विरुद्ध एक अपराध पंजीकृत होगा, जो कि वर्तमान में जो 17 पुलिसकर्मी थे वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई संकेत जी नहीं, जो कि आपत्तिजनक है और रूल्स के विपरीत है। नंबर 3, अगर कोई कहता कि आसमानी फरमान है, मैं इसकी सख्त निंदा करता हूं, लेकिन मैं इसकी भी निंदा करता हूं कि अतीक और अशरफ ऐसे थर्ड क्लास, हालांकि मृत आदमी के बारे में बोला नहीं, माफिया के लिए उसको राष्ट्रीय अलंकार और उसकी कब्र पर राष्ट्रीय झंडा अगर लगाया जाए, मुझे सख्त गुरेज है और आपत्ति है। जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई है, यह चिंताजनक है, हम इसके पक्ष में नहीं है। आपके लेकिन- फाइनेंस मिनिस्टर आसमानी फरमान बता रहे हैं। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि अभी बहुत प्रीमेच्योर आपका ये सवाल है कि जो स्टोरी अभी आ रही है या मीडिया दे रहा है, अभी पुलिस की तरफ से कोई ऐसा बयान आया नहीं है। सरकार इसमें बहुत ज़्यादा जो है चाहती है कि इसका सामने निकल के आए। एक न्यायिक आयोग हमने बनाया है, रिटायर्ड जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, और साथ ही साथ हमने 2 SIT गठित करी हैं, एक इस केस की विवेचना के लिए और दूसरी SIT गठित की है, ADG रैंक के ऑफिसर हैं उसमें, जो इस केस की विवेचना पर नजर रखेंगे और कोर्ट में मामला ठीक से प्रस्तुत हो उस पर करेंगे। तो सरकार अपना काम कर रही है।